तो आज हम मध्य पूर्व एशिया, या जिसे हम पश्चिम एशिया भी कहते हैं, उस पर थोड़ी गहराई से बात कर रहे हैं। हमारे पास कुछ दस्तावेज हैं। शीर्षक है मध्य पूर्व एशिया, वर्तमान परिदृश्य। अब ये इलाका देखिए, इतिहास के लिहाज से तो अहम है ही, पर आज की दुनिया में भी मतलब राजनीति, ऊर्जा, सुरक्षा, हर चीज के लिए बहुत अहम हो गया है। तो कोशिश करते हैं समझने की कि ये स्रोत क्या बताते हैं इसकी जटिलताओं के बारे में। कौन है यहाँ के बड़े खिलाड़ी और क्या समीकरण बन बिगड़ रहे हैं। स्रोत बताते हैं कि ये जमीन तो मेसोपोटामिया और फारस जैसी पुरानी महान सभ्यताओं की रही है, लेकिन फिर 20वीं सदी आई, सीमाएं खींची गईं, उपनिवेशवाद रहा और फिर तेल मिला, और उसने तो जैसे पूरी तस्वीर ही बदल दी। बिल्कुल बिल्कुल। और वो जो बदलाव उस वक्त हुआ ना, उसका असर आज तक महसूस होता है। आप देखिए ना, यहाँ कौन कौन से मुख्य देश हैं। सऊदी अरब है, जो इस्लाम का एक तरह से केंद्र है और तेल का सबसे बड़ा निर्यातक भी। फिर ईरान है, अपनी एक अलग पहचान, शिया शक्ति का केंद्र। इजराइल है, जो टेक्नोलॉजी और मिलिट्री में तो बहुत आगे है, लेकिन फिलिस्तीन का मुद्दा हमेशा उसके साथ जुड़ा रहता है। और तुर्की है, जो अपनी ऐतिहासिक विरासत के साथ पश्चिम और इस्लामी दुनिया के बीच एक पुल जैसा बनने की कोशिश करता रहता है। हाँ, और संयुक्त अरब अमीरात यूएई, वो भी अब एक बहुत बड़ा आर्थिक केंद्र बन गया है। हाँ, ये तो बात हुई बड़े खिलाड़ियों की, लेकिन यहाँ झगड़े भी कम नहीं है। खासकर ये इजराइल फिलिस्तीन वाला मामला, ये तो मतलब 1948 से ही चला आ रहा है। गाजा, वेस्ट बैंक, तनाव बना ही रहता है। और अभी हाल में जो हमास और इजराइल के बीच हुआ, उसने तो आग में घी का काम किया है। हाँ, वो तो है, लेकिन इसी बीच एक अलग तरह की चीज भी हुई, ये अब्राहम अकॉर्ड्स। यूएई और बहरीन जैसे देशों ने इजराइल को मान्यता दे दी। ये एक बड़ा बड़ा कूटनीतिक कदम था। हाँ, ये वाकई एक बड़ा बदलाव था। पर क्या स्रोत ये भी बताते हैं कि ज़मीनी हकीकत क्या है? मतलब क्या अरब देशों की जनता भी इसे वैसे ही दिखती है? देखिए, स्रोत इशारा करते हैं कि हाँ, सरकारों ने समझौते तो कर लिए, लेकिन फिलिस्तीन मुद्दे को लेकर अरब आवाम में एक बेचैनी, या कहेंगे एक असहमति अब भी है। तो ये समझौते कितने टिकाऊ होंगे, ये देखना होगा। और एक और बड़ी खींचतान है यहाँ, ईरान और सऊदी अरब के बीच। ये शिया सुन्नी वर्चस्व की लड़ाई भी है। और फिर यमन, सीरिया जैसे देशों में आप देखिए प्रॉक्सी युद्ध चल रहे हैं। हाँ, वो तो है। लेकिन अभी हाल में चीन ने जो मध्यस्थता की और इनके राजनयिक रिश्ते फिर से शुरू हुए हैं, ये काफी अहम घटना है। बिल्कुल, ये बहुत महत्वपूर्ण है। हालांकि इसके पीछे असल कारण क्या है और ये कितना चलेगा, ये तो वक्त बताएगा। क्षेत्रीय दुश्मनी काफी गहरी है। और इस सब में तेल, उसे कैसे भूल सकते हैं। दुनिया का लगभग आधा तेल भंडार तो यहीं है। ओपेक जैसे संगठन हैं जिनका कीमतों पर सीधा असर पड़ता है। सही कहा। और अभी रूस यूक्रेन युद्ध के बाद तो ऊर्जा सुरक्षा का मुद्दा और भी ज्यादा अहम हो गया है। हर देश इस बारे में सोच रहा है। अच्छा, अब बाहरी ताकतों की बात करें। अमेरिका का तो पारंपरिक दबदबा रहा है। इजराइल, सऊदी अरब, यूएई, ये सब उसके सहयोगी रहे हैं। हाँ, रहे हैं। लेकिन अब अमेरिका की प्राथमिकताएं भी बदल रही हैं, ऐसा लगता है। उसका असर भी दिख रहा है। दूसरी तरफ रूस है। उसका असर सीरिया में साफ दिखता है, जहां उसकी सेना मौजूद है। और ईरान से भी उसकी नजदीकियां बढ़ रही हैं। और चीन अब एक बड़ा खिलाड़ी बनकर सामने आ रहा है ना? हाँ, बिल्कुल। उसका वो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव BRI, वो इस पूरे क्षेत्र में अपना आर्थिक असर बढ़ा रहा है। ईरान के साथ उसकी वो 25 साल की साझेदारी हुई है। और अभी ये ईरान सऊदी सुलह में भी उसकी भूमिका रही। ये सब दिखाता है कि चीन का कद बढ़ रहा है। हाँ, ये दिलचस्प है। अब भारत के नजरिए से देखें तो ये क्षेत्र हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है। अरे, बहुत ज्यादा। आप सोचिए, करीब 90 लाख भारतीय खाड़ी देशों में काम करते हैं। पैसा बेचते हैं। फिर हमारी ऊर्जा जरूरतें, तेल और गैस का बड़ा हिस्सा यहीं से आता है। सही बात है। और इजराइल के साथ भी हमारे संबंध मजबूत हुए हैं, खासकर रक्षा और कृषि में। हाँ, और इसी वजह से भारत की जो लिंक वेस्ट नीति है, या फिर वो I2U2 समूह बना है। हाँ। भारत, इजराइल, यूएई और अमेरिका का। हाँ, जो पानी, ऊर्जा, ट्रांसपोर्ट जैसे मुद्दों पर फोकस कर रहा है। बिल्कुल। और अभी हाल में जिसकी घोषणा हुई, IMAC कॉरिडोर, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर। हाँ, जो भारत से यूरोप तक एक नया व्यापार मार्ग बनाने का लक्ष्य रखता है। इसे चीन के BRI के जवाब के तौर पर भी देखा जा रहा है। हाँ, तो ये सब दिखाता है कि भारत भी इस क्षेत्र में अब काफी सक्रिय है, अपने हितों को देख रहा है। तो कुल मिलाकर इन स्रोतों से जो बात निकलकर आ रही है वो ये है कि पश्चिम एशिया सिर्फ तेल या संघर्ष की कहानी नहीं है। ये एक बहुत ही
गतिशील, बहुत जटिल इलाका है। यहाँ पुरानी दुश्मनियां हैं तो नए समीकरण भी बन रहे हैं। सही कहा। और यहाँ जो कुछ भी होता है उसका असर सिर्फ यहीं तक नहीं रहता, बल्कि भारत समेत पूरी दुनिया पर पड़ता है। और अगर भविष्य की बात करें तो चुनौतियां भी कम नहीं हैं। स्रोत बताते हैं जलवायु परिवर्तन का खतरा है, पानी की कमी एक बड़ी समस्या है, युवाओं में बेरोजगारी है। हाँ, ये सब गंभीर चुनौतियां हैं, लेकिन साथ ही दुबई जैसे शहर, तेल अवीव जैसे शहर, यहाँ तकनीक और इनोवेशन में भी बहुत काम हो रहा है। अपार संभावनाएं भी हैं। तो जाते जाते एक सवाल शायद मन में आता है हाँ, कि जैसे जैसे दुनिया जीवाश्म ईंधन मतलब तेल गैस से हटकर रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ जा रही है, हाँ, तो क्या ये देश जिनकी अर्थव्यवस्था काफी हद तक तेल पर टिकी है, क्या वो अपनी अर्थव्यवस्थाओं को सफलतापूर्वक बदल पाएंगे, उनमें विविधता ला पाएंगे? और अगर वो ऐसा कर पाते हैं तो क्या इससे इस क्षेत्र का जो सदियों पुराना शक्ति संतुलन है उसमें कोई बुनियादी, कोई बड़ा बदलाव आएगा? ये एक सोचने वाली बात है। इसका जवाब भविष्य में मिलेगा।